हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर लेके आए दोस्तों, जो कि हूबहू दोस्तों पेपर की तरह है। इसमें से आपके दोस्तों बहुत से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आपको हम हिंदी के क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें दोस्तों आपको यूपी पुलिस में लगभग 37 क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो इस वीडियो के अलावा दूसरा जो वीडियो आपको मिलेगा, उसमें से दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न कराएंगे। तो पहले आप हिंदी का दोस्तों ये वीडियो देखिएगा, फिर इसके बाद दोस्तों जीके जीएस का प्रश्न भी देखिएगा और उनको सही तरीके से पढ़िएगा। मैं उसे बीच बीच में आपको डिटेल भी दूंगा, तो उन पर भी ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ हम। तो दोस्तों इसमें से जो हमारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि 39 नंबर से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। और इस 39 नंबर प्रश्न से स्टार्ट होने के बाद क्या कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। आपको अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो इनमें से दोस्तों कई सारे यानी कि अंतस्थ व्यंजन कौन से ऑप्शन में सही आते हैं। जैसे कि आपको शाह वाली लाइन में, जिसमें से तीनों शाह और हा आ जाते हैं, फिर इसके बाद या रा ला व आ जाते हैं, या छत्रज्ञ आते हैं, या चा छा झा आते हैं। आपको इनमें से बताना है। तो इनमें से आपको कौन सा सही लगता है। तो दोस्तों इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन आएंगे, इसको से जो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जिनमें से आपको थोड़ा ये मिलेगा, तो जो वो ऑप्शन में दोस्तों या रा ला वा, ये दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों जो इसमें से छा वाले वर्ड आते हैं, यानी कि जैसे चाय आ जाता है, छा आ जाता है, तो ये दोस्तों कौन सा आ जाएगा, ये स्पर्श व्यंजन हो जाता है। तो दोस्तों ये स्पर्श वाले व्यंजन हो जाते हैं, जिसको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, जो कि दोस्तों हमारे तालु से निकलता है। और इसमें से दोस्तों जो उस्मी व्यंजन हो जाता है, तो ऑप्शन ए दोस्तों उस्मी व्यंजन वाले आ जाते हैं। और जो ऑप्शन दोस्तों सी होता है, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन छत्रज्ञ, तो ये दोस्तों किस में आते हैं, ये दोस्तों संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको इसमें से चारों के ऑप्शन यानी आंसर मिल गए होंगे। अब इसमें से दोस्तों जो हमारा यानी 40 नंबर आता है, यानी कि 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया जा रहा है, यानी किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 से 12 पर प्रतियति होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कि जैसे वीर है, सोरठा है, यानी गीतिका है, छप यानी छपैया है। तो इनमें से आपको बताना है। आप तो बताइएगा, जो आ रहा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो इससे आपको आसानी होगी, थोड़ा याद भी बना रहेगा। तो दोस्तों इसमें से जो 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 के दोस्तों यति में होती हैं, यानी कि डिवाइडेड में होती हैं, तो उसमें से दोस्तों ये किस में होती हैं, ये दोस्तों गीतिका में होती हैं। तो याद रखिए कि दोस्तों ये किस में होती हैं, गीतिका में होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें से जो होता है, यानी कि लघु और गुरु का होना जरूर होता है, यानी कि दोस्तों यति में जो मात्राएं होती हैं वो 14-12 या 12-14 के पेयर में होती हैं। इनके अनुसार दोस्तों जो लघु और गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है, जो कि दोस्तों मात्राएं होती हैं जिनको काउंट किया जाता है। अब इसमें से दोस्तों 41 नंबर आ जाता है। अब 41 नंबर में जैसे आपका प्रश्न पूछ लिया गया है कि असंगत लागत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। तो यानी दोस्तों आपको असंगत, इसमें से इन ऑप्शनों में से कौन सा असंगत विलोम लग रहा है। जैसे कि दोस्तों ऑप्शन ए में है घात का प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन, शाश्वत का सदैव और खग का मृग। आपको इनमें से बताना है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा होगा, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा यानी कि 41 नंबर का, वो दोस्तों शाश्वत का सदैव नहीं होता। इसमें से जो ऑप्शन होता है दोस्तों कौन सा, वो ऑप्शन दोस्तों सी, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसमें से दोस्तों शाश्वत का सदैव विलोम शब्द ये तो असंगत है। शाश्वत का जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं नश्वर। तो नश्वर दोस्तों, शाश्वत किसका विलोम है दोस्तों, नश्वर का सही विलोम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से 42 नंबर आता है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसके लिए आप क्या बोलेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा, अचयुक्त होगा, अटूट होगा, अटल होगा, अदेय होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अचयुक्त होगा। ठीक है। और दो ऑप्शन की तरफ से देखते हैं, तो दोस्तों अटूट किसका होगा, यानी कि दोस्तों अटूट हम किसको बोल सकते हैं, तो अटूट को बोलेंगे दोस्तों जो ना टूटने वाला। अटूट का मतलब क्या हो दोस्तों, ना टूटने वाला, इसका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों अटल की बात करते हैं, तो अटल हम किसको कहेंगे, जो अपनी बात से ना टले। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सा आता है, अदेय। अदेय को क्या बोलेंगे, जो दिया ना जा सके, ये दोस्तों अदेय बात है। अब जैसे कि 43 नंबर प्रश्न आता है, इससे रिलेटेड आता है क्या, कि दोस्तों जीने की इच्छा एक वर्ड में बताना। तो जीने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे, तो इसमें से जैसे जिज्ञासु है, जिजीविषा है, जिगीषु है, या पिपासु है। तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो जिजीविषा किसका हो जाएगा दोस्तों, जीने की इच्छा यानी करने वाला। फिर इसके बाद बताते हैं, यानी जिज्ञासु किसका होगा, तो इसका हम बोल सकते जो जानने को उत्सुक हो। जिज्ञासु का मतलब जो जानने के इच्छुक हो। फिर इसके बाद यानी कि जिगीषु आता है, तो जिगीषु किसका हो जाएगा, जिगीषु हो जाता है दोस्तों जो जीत, यानी कि जो जीत या विजय का इच्छुक हो, उसे दोस्तों जिगीषु बोलते हैं। पिपासु का मतलब होता है जो प्यासा और पीने का इच्छुक हो।
फिर इसके बाद जैसे 44 नंबर आता है, इसमें से दोस्तों संख्यागमन का सही संधि विच्छेद बताना है। जैसे ऑप्शन ए में है सखी धन आगमन, बी में है सखी धन आगमन, और सी में है दोस्तों यानी कि सखी धन आगमन, और डी में है दोस्तों साख्य धन आगमन। इनमें से आपको बताना है इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। तो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यानी सखी सखी धन आगमन यानी संख्यागमन का जो सही होगा दोस्तों वो सखी धन आगमन होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर में आते हैं। 45 नंबर क्या है, इसमें से जो पूछा जा रहा है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको टिक मारिए। तो दोस्तों इसमें से जो आता है ये यानी कि विरोधाभास का होगा, संदेह का होगा, या दोस्तों अंतरस न्यांस का होगा, या विषोक्ति का होगा। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो बात आता है दोस्तों इसमें से क्या आता है, इसका जो राइट आंसर होगा 45 को वो सी होगा, यानी कि अंतरतरन्यास। तो इसमें दोस्तों अंतरतरन्यास होगा दोस्तों जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का दोस्तों सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर दोस्तों अर्थान्यमस अंक अलंकार होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे जे रहीमन उत्तम प्राकृतिक का करी सतत कुशंग चंदन विश्व व्यापद नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो ये दोस्तों ये इससे दोस्तों यानी कि इस बात से टैली करता है, यानी कि अंतर्न्यास होगा इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 46 नंबर आता है। 46 नंबर क्या है, यानी अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि आपको अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें से कौन सा लग रहा है। 46 है जैसे ऑप्शन ए है, यानी कि कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। फिर इसके बाद माता पिता पूजनीय है, या दोस्तों आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो 46 नंबर में आपको कौन सा दोस्तों इसमें से सही लग रहा है, यानी कि दोस्तों कौन सा यानी अशुद्ध, सॉरी दोस्तों इसमें से कौन सा अशुद्ध बताना है। तो इसमें से दोस्तों जो अशुद्ध आएगा आपने देखिए कि इसमें से एक ही अशुद्ध है, वो दोस्तों माता पिता दोस्तों पूजनीय लिखा है, इसमें पूजनीय होना चाहिए, पूजनीय होना चाहिए, लेकिन इसमें से पूजनीय लिखा है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा, बाकी सारे ऑप्शन सही है। फिर आता है छायादार शब्द किसका उदाहरण है, तत्सम का, देशज का, विदेशज का, या संस यानी संकर का। इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसका बताइएगा। तो दोस्तों जिसमें से छायादार अगर शब्द किसका उदाहरण है दोस्तों वो संकर का। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से कौन सा आता है, संकर का। दोस्तों दोस्तों जो छायादार शब्द होते हैं संकर शब्द का उदाहरण है, जो यानी कई सारे सूत्रों से जो आए हैं दोस्तों, ये शब्द के मेल से बने हुए एक नया शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे कई सारे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दूं तो रेल और प्लस गाड़ी, यानी जो रेल होती है दोस्तों वो आपको अंग्रेजी वर्ड मिल जाता है, और गाड़ी दोस्तों आपको हिंदी वर्ड मिल जाता है, तो रेलगाड़ी। तो दोस्तों ये संकर शब्द आ जाता है। इसमें से जैसे कि यानी कि सील बंद, तो शील दोस्तों अंग्रेजी है और जो बंद है वो यानी कि हिंदी शब्द है। तो दोस्तों ये कैसा, यानी कि ये फारसी शब्द है। तो ये दोस्तों कौन सा शब्द आ जाएगा, यानी संकर शब्द, यानी मिलके जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है वही दोस्तों संकर शब्द है। यानी छायादार, आप समझ सकते हैं छाया है फिर दार है, तो दोस्तों ये संकर वर्ड बन गया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका विकल्प में सभी शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द है। अमीर, गरीब, समूह मिठास, जवानी खटास पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, धैर्य चालाकी उदासी शूर। इनमें से आपको बताना है इनमें से आपको कौन सा सही लग रहा है। तो दोस्तों इनमें से यानी कि भाववाचक कौन सा है, तो आप दोस्तों भाव किससे यानी कि निकल रहा है, तो दोस्तों भाव की इसमें से बात की गई है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये एक दोस्तों भाव को उत्पन्न करता है। जैसे कि रशीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ये सभी शब्द दोस्तों भाववाचक संज्ञा में आएंगे। जिस शब्द में किसी भाव या गुण या दशा आदि कई सारे ज्ञानों का बोध होता है दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कि दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नारित्व, वीरता, थकान, समीपता, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कौन सा आता है, 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर में क्या है, नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे नाथ न पीछे पगहा यानी बंधहीन, यानी तीन तेरा होना, संगठित होना। फिर इसके बाद एक टकसाल के ढाले यानी सब एक जैसे, आंखों के अंधे गांठ के पूरे यानी मूर्ख लेकिन धनवान। तो इनमें से आपको कौन सी दोस्तों जो लोकोक्ति है आपको गलत लगती है, तो पहले दोस्तों इसको पढ़ने से ही पता चल जाता है दोस्तों कौन सी गलती है। अब इसमें से दोस्तों
आपको कैसे लगता है कि 3 से 13 होना, तो दोस्तों ये संगठित होना, ये दोस्तों यानी कि ये दोस्तों थोड़ा मिस्टेक है, यानी कि इसको हम नहीं इसमें से काउंट कर सकते। 3 का 13 होना दोस्तों नहीं होगा। इसका जो है यानी कि वो 3 13 होना दोस्तों, इसका जो सही अर्थ होता है यानी कि अस्त व्यस्त होना, इसका मतलब ये होता है। 3 13 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, संगठित होना नहीं होता। अब जैसे कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी फूल की तरह दिखना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना। तो हमेशा अगर गांव में आप रहते होंगे तो बोलते हैं ना गूलर के फूल हो गए सर, तो इसका मतलब जो वर्ड आएगा वो कंफर्म कौन सा हो जाता है? वो दोस्तों दुर्लभ वस्तु, यानी कि गूलर का फूल आपने कभी नहीं देखा होगा, तो दोस्तों जो गूलर का फूल होगा वही दुर्लभ वस्तु हो जाती है। 51 नंबर प्रश्न आता है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक बताइए। तो दोस्तों कौन, यानी मैंने राधा के लिए, तो इसमें से के लिए आता है, तो जैसे पहले आपके पहले ऑप्शन पढ़िएगा, तो ऑप्शन में क्या है, इसमें से दिया है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, यानी कि अपादान है, करण है, संप्रदान है या कर्ता है, तो इनमें से बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि कौन सा होगा, यानी कि संप्रदान आ जाता है। अब कैसे, जैसे कि दोस्तों इसमें से मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो दोस्तों संप्रदान कारक है जिसके लिए दोस्तों कोई क्रिया यानी संपन्न की जाए, जिसके लिए कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ दोस्तों संप्रदान कारक आता है। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो दोस्तों को होता है, के होता है, लिए होता है, ए होता है, ए आय होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये संप्रदान के दोस्तों चिन्ह है। फिर इसके बाद आता है, किस भाव की दोस्तों परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किसको रस कहा जाता है? अनुभव को, विभाव को, संचारी भाव को या स्थायी भाव को? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी किस भाव में परिपक्व की अवस्था है दोस्तों, तो वो स्थायी भाव में है। यानी 52 नंबर में जो सही होगा वो स्थायी भाव, दोस्तों परिपक्व की अवस्था को रस कहा जाता है। स्थायी भाव ही दोस्तों रस का आधार है। स्थायी भाव की जो संख्या मानी जाती है वो दोस्तों कितनी मानी जाती है? वो 9 मानी गई है। और दोस्तों यह एक रस में मूलतः कौन सा होता है? एक स्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू के आखिरी तक होता है दोस्तों। जो स्थायी भाव होता है वो वाक्य के शुरू से लेकर लास्ट तक होता है। ये दोस्तों स्थायी भाव का दोस्तों खासियत है। तिरंगे में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव या तत्पुरुष? 53 नंबर का बताइए दोस्तों आंसर कौन सा होगा? तो तिरंगे में दोस्तों जो यानी कि दोस्तों आता है, यानी कि समास आता है तिरंगे में, तो दोस्तों वो द्विग समास आता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे? इस समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। उस समूह को दोस्तों भूद होता है, यानी कि उसे द्विग समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, त्रिफुला, 3 फलों वाला, तिरंगा, 3 रंगों वाला। तो ये कौन सा आ जाएगा? जो यानी कि जिसमें नंबर है, पहले जिसमें से नंबर है वो समास हो जाएगा, कौन सा? द्विग समास हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद 54 नंबर प्रश्न आता है, और 54 नंबर में क्या है कि अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, या किसी वस्तु से भिन्न, या किसी वस्तु का भीतरी का भाग। तो अभ्यंतर का सही अर्थ बताना है, यानी कि एक वर्ड दिया गया है उसका विस्तार रूप आपको बताना है। तो इसमें से विस्तार रूप कौन सा होगा? इसका मतलब होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग, दोस्तों यही अभ्यंतर कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस क्षेत्र की बोली को काशिक यानी काशिका कहा गया है? भील यानी कि भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, इनमें से कौन किसको कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि 55 नंबर का, वो दोस्तों ये काशिका बोला जाता है दोस्तों, यानी काशिका वो दिल्ली को बोला जाता है। भाषाई परिवार के अनुसार काशिका दोस्तों एक भारतीय आर्य भाषा है जो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। काशिका भाषा का जो विस्तार होता है दोस्तों वो भोजपुरी भाषा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादा हिस्से लेकर होती है। फिर इसके बाद दोस्तों अब जो अवधि भाषा तो यानी अवधि भाषा क्षेत्र तक यह फैली हुई है, जो इस प्रकार की भारतीय भाषा कुछ शाखा के लिए दोस्तों पूर्वी शाखा के अंतर्गत आती है। अगर मुख्य रूप से देखें दोस्तों तो काशिका जो भाषावादी जिले आते हैं जिसमें से वाराणसी आ जाती है, आजमगढ़ आ जाता है, और हमारा प्रयागराज आ जाता है, जो दोस्तों काशी के नाम से हैं, तो इस भाषा को दोस्तों काशिका पड़ गया है, याद रखिएगा। अब दोस्तों इसमें से आता है समूह यानी यानी कि शब्द का चिन्हित कीजिए। तो समूह यानी समूहार्थक कौन सा होगा? यानी स्वतक होगा, जैसे कि ऑप्शन ए है, पुरुष होगा, गमला होगा, गुलाब होगा। तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना है, आप कुछ भी अपनी तरफ से भी बताइएगा, क्योंकि तो दोस्तों इसमें से 56 नंबर का जो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी समूह वार्तक दोस्तों वो इस यानी कि इस तवक होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा दोस्तों? इस तवक अर्थ का दोस्तों फूलों का एक गुच्छा बोलते हैं या गुलदस्ता बोलते हैं दोस्तों। ये क्या 21 यानी कि एक दोस्तों एक समूह को बताता है, इस तवक मतलब एक समूह। तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? एक यानी फूलों का गुलदस्ता बोलते हैं, देते हैं। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, या फूलों का गुच्छा भी बोलते हैं इसे।
57 नंबर प्रश्न आता है। 57 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा या पंत? इनमें से आप बताइएगा। तो दोस्तों जूही की कली की जो कविता के रचयिता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी इनका पूरा नाम है, निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी दोस्तों निराला, ये इनका दोस्तों पूर्ण नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 58 नंबर आता है। 58 नंबर में क्या है दोस्तों, इन निराला जी की और भी अगर कविताएं देखें तो इनकी जो महत्वपूर्ण दोस्तों रचनाएं आती हैं, जिनमें से दोस्तों अमनामिका आती है, परिमल आती है, गीतका आती है, कुकुरमुत्ता भी इन्हीं की लिखी हुई है, नए पत्ते, सांध्या, काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की दोस्तों पकड़, लिली, सुकुल, ये बहुत सारी जो दोस्तों इनकी लिखी हुई ये कृतियां हैं, कविताएं हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 58, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको इसमें से पढ़ना है और मिश्र वाक्य बताना है कौन सा मिश्र वाक्य है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचकाने लगी। फिर इसके बाद सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। अब आपको इनमें से बताना है। तो दोस्तों इसमें जो यानी कि आपको मिश्र वक्र जो मिश्र शब्द मिल रहा है वो दोस्तों पढ़ने से पता चला है कौन सा, ऑप्शन सी। जो विद्यार्थी परिश्रमी है, एक वर्ड ये होगा, वह अवश्य सफल होगा, यानी कि परिश्रमी है, फिर इसके बाद इसमें ऐड किया जा रहा है कि वह सफल होगा। तो दोस्तों ये मिश्र वर्ड बन जाता है 58 नंबर, यानी कि जो इसमें से यह मिश्र वाक्य है दोस्तों, जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य भी शामिल होता है। अब चलिए बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। 59 दोस्तों आपको यूपी पुलिस में 37 प्रश्न आएंगे हिंदी के, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत हिंदी सरल आती है, बस आपकी प्रैक्टिस बहुत मजबूत होनी चाहिए। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, यानी कि अम्बुज, अम्बुद, इनमें से दो शब्द हैं, अब इनके अर्थ बताने हैं। कमल, बादल, जल कमल, समुद्र कमल या बादल समुद्र, तो इनमें से आप बताइएगा। तो 59 नंबर का दोस्तों जो सही आंसर मिलता है, यानी अम्बुज का मतलब कमल हो जाता है और अम्बुद का मतलब दोस्तों बादल हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं दो समानार्थी पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, योजक का या कोष्टक का? तो इनमें से तो बताइए। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन दोस्तों सी होगा, ऑप्शन सी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यानी कि 60। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, योजक। अब योजक चिन्ह कैसे लगाते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह ऐसे करके लगाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर योजक चिन्ह का मैं आपको दूं, ध्यान से पढ़िएगा, मैं सारे ऑप्शन आपको क्लियर भी कर देता हूँ एक तरह से। तो योजक चिन्ह कहाँ पर बोलते हैं, जैसे कपड़ा, लत्ता। फिर इसके बाद दोस्तों हम 61 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 61 नंबर प्रश्न कौन सा आता है? अब 61 नंबर प्रश्न क्या आता है, जैसे कि 61 नंबर है, अब आप इसमें 61 नंबर दिए, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 61 में? तो दोस्तों यानी पाहन, उपल, पाषाण, उरग, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों आपको दोस्तों कुछ मिल रहा होगा इसमें से दोस्तों, जो पाहन ये पत्थर का पर्यायवाची है, उपल पत्थर का पर्यायवाची, पाषाण काल बोलते हैं ना, तो दोस्तों ये भी पत्थर का पर्यायवाची है, लेकिन उरग पत्थर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो उरग नहीं होगा। बाकी दोस्तों आपको इसमें से सारे, उरग किसका है ये भी बता देते। तो उरग दोस्तों सांप यानी सर्प का है। फिर इसके बाद दोस्तों और सांप के और भी अगर पर्यायवाची देखें तो अहि होता है, नाग होता है, भुजंग, विषधर, व्याल, पृषग, सांप, सारंग, ये सारे आ जाते हैं। और दोस्तों जो पत्थर के देखें तो इसमें बोलते हैं पाषाण, असम, प्रशस्तर, पाहन, पत्थर, ये बहुत सारे आ जाते हैं, ये सारे पर्यायवाची हैं। अब जो आपको इसमें से मिलेगा, इसमें से आपको फिट बिठाना है। फिट बिठाने का मतलब समझ रहे हैं, इनमें से ऑप्शन को दोस्तों पढ़ना है ध्यान से और इसको सेटअप बनाना है। तो सेटअप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ऐसे ही सेम टू सेम आपको पेपर मिलेगा। आपको सबको धोखा, यानी इसमें जैसे लिखा आप सबको धोखा, अब डैश, और जो ये या वाला वर्ड है दोस्तों, यानी आप सबको धोखा। अब जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से स्टार्ट करने से अब आप इसमें से चारों ऑप्शन पढ़िएगा और आपको इसमें से कौन से जैसे दे सकते हैं पर, तो दोस्तों ये वर्ड बन सकता है, यानी कि जो आप धोखा, यानी कि रा वाला बन रहा है, तो आप सबको धोखा दे सकते हैं पर। फिर इसके बाद क्या आता है, दे सकते हैं पर, और इसमें से क्या आ सकते हैं, पर के आगे हम क्या बना सकते हैं, तो दोस्तों खुद को नहीं, आप धोखा दे सकते हो पर खुद को नहीं, ये भी सही है। फिर इसके बाद आते हैं कौन सा, इसमें से आते हैं दे सकते हैं पर खुद को
इसका जो राइट आंसर दोस्तों बैठ रहा है वो ऑप्शन दोस्तों कौन सा बैठेगा, वो डी बैठेगा, यानी कि रा वा ला या। कैसे बैठेगा, आप सबको धोखा, फिर इसके बाद रा को याद करो, दे सकते हैं पर, फिर इसके बाद ऐड करो किसको, ला को, यानी कि दे सकते हैं पर, दे सकते हैं आप खुद को, ये भी ऐड हो गया। अब इसके बाद ये ऐड है, वक्त को नहीं दे सकते, ये आपको दोस्तों मैच हो रहा है, तो ये दोस्तों आपको मैच हो गया। फिर इसके बाद 63 नंबर प्रश्न आ रहा है। आई होप कि दोस्तों वो ऊपर समझ में आएगा, लेकिन स्टॉप करके वीडियो आप दोस्तों उसको समझिएगा, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाने के हिसाब से दोस्तों वो ऊपर समझाने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम गई हो, लेकिन उसको ध्यान से देखिएगा और अपने हिसाब से मैच कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा और मैच कीजिएगा। 63 नंबर प्रश्न है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या दोस्तों अंत्यत, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों जो इसमें से यानी परिमाणवाचक क्रिया के अवयव बताने हैं, तो दोस्तों वो अवयव कौन सा होगा, तो वो अवयव होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अंत्यंत, ये दोस्तों नहीं आएगा। अब जैसे कि परिमाणवाचक में दोस्तों क्षण भर आ जाता है, वो सॉरी अंत्यत आ जाता है। अब इसमें से क्या आता है कि स्थानवाचक जैसे पूछ ले, तो आपको स्थानवाचक में क्या बताना है कि यहाँ वहाँ इधर इधर, ये स्थानवाचक क्रिया है। कालवाचक अगर क्रिया पूछ ले तो रात भर, आज कल, हर बार, प्रतिदिन। अब परिणामवाचक अगर पूछे तो बहुत, अंत्यत, देखो अंत्यत इसमें शामिल है ना, फिर इसके बाद थोड़ा, किंचित, फिर इसके बाद तिल तिल आदि, ये सारे वर्ड आ जाते हैं। और रीतिवाचक अगर आपसे पूछ ले, ऐसे, कैसे, कदाचित, तक, ये सारे वर्ड आते हैं। अब इसमें से 64 से 68 नंबर तक हमें करने हैं। इसमें से दोस्तों पैराग्राफ दिया गया है, अब इस पैराग्राफ को रीड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो रीड करने से पहले जब भी आप ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आप इसको पढ़िए। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जा रहा, तो इसमें से प्रमुख केंद्र कौन था, तो दोस्तों इसमें से यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख केंद्र आप जैसे ही पढ़ेंगे तो ऊपर की लाइन पढ़ेंगे, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र, तो कौन था, तो भारत था। मिल गया आपको आंसर। अब छोड़ो, पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आंसर ए हो गया। अब जैसे प्राचीन शिक्षण संस्थान ध्यान देती है, किस में ध्यान देती हैं, तो पहले ऑप्शन पढ़ लो, व्यवहार यानी कि विद्यार्थी की व्यवहारिक विकास पर, विद्यार्थी की व्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर, विद्यार्थी की चाहमुखी विकास पर, या पुस्तकीय विकास पर। अब ये चार ऑप्शन थोड़ा थोड़ा माइंड में बिठा के रखिएगा। लेकिन प्राचीन शिक्षा संस्थान ध्यान देती थी, अब ऊपर इसको आपको इसी में ढूंढना है 65 नंबर का। तो इसमें से दोस्तों ढूंढना है, तो क्या ढूंढेंगे, जैसे कि इसमें आता है दोस्तों, यानी प्रमुख केंद्र विदेश विद्यार्थी, यानी कि विद्यार्थी या शिक्षा प्राप्त करने प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान, आध्यात्मिक, शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं, ऐसे ढूंढते चले आओ जहाँ पर आपको वो ऑप्शन से रिलेटेड कोई वर्ड मिल जाए, जैसे कि चाहमुखी मिल गया, तो चाहमुखी देखते हैं ऑप्शन में है, हाँ दोस्तों है, यानी कि विद्यार्थी के चाहमुखी विकास पर। अब इधर थोड़ा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहाँ से पढ़ते, उसे युद्ध कौशल सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं आश्रम विद्यार्थी की यानी चाहुमुखी विकास पर ध्यान देती थी। मिल गया आपका, सही होगा, टाइम भी बचेगा पूरा पढ़ने से और आपका आंसर भी निकल आएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी 66 नंबर आता है। अब जैसे कि इसमें से दिया गया है इसको, क्योंकि हमें इसमें से ध्यान देना पड़ेगा। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था, किसके लिए किया जाता था, रोजगार के लिए, राष्ट्रहित कार्य के लिए, प्राचीन परंपराओं का सम्मान करने के लिए, किसी के लिए नहीं। तो इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से आपने वर्ड को सेम टू सेम भारत के विषय में लिखा था ना, तो किसके लिए किया गया था, राष्ट्रहित कार्यों के लिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है ये। फिर इसके बाद, क्योंकि आपको वहाँ पर टाइम कम मिलेगा, आप जितना टाइम कम लेंगे दोस्तों वहाँ पर जितना बेटर होगा। फिर नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है, तो यानी कि नवीन शिक्षा प्रणाली पर, व्यवहारिक शिक्षा पर राष्ट्र का विकास हो सके, शिक्षित को रोजगार मिल सके, विद्यार्थी को नैतिक, शारीरिक व मानसिक विकास हो सके, या विदेशी विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण सके, इस पर। तो इसको थोड़ा सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें से क्या है, यानी किस चीज़ पर दिया गया, तो हम उसी जगह जाएंगे। यहाँ पर हमें दोस्तों क्या किया गया था, यहाँ पर यानी कि अब जैसे कि इसी में वही वर्ड ढूंढेंगे, सेम टू सेम अपना वही पैटर्न हम लोग अपनाएंगे। जैसे यहाँ पर ऊपर से देखते चले आएंगे, अधिकांश युवाओं को शिक्षा प्राप्त, यहाँ पर तो है नहीं। फिर इसके प्राचीन परंपराओं को दोस्तों इसमें से सम्मान नहीं करते, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली युवाओं को राष्ट्र गौरव भावना उत्पन्न करने में सफल रही। समय पर भारत की नीति निर्माताओं बहुआयामी अनेक प्रयासों किए गए, जिसमें नई नीति विद्यार्थी नैतिक, मानसिक, शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जाएगा। मिल गया आपको आंसर, यानी किसमें, जैसे नैतिक, मानसिक और शारीरिक
विकास पर बल दिया जा रहा था, सेम टू सेम मिल गया। आपको वहाँ आंसर फटाफट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थी की नैतिक, शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। फिर इसके बाद आता है कौन सा, 68 नंबर आता है। अब इसमें से दोस्तों जो 68 नंबर प्रश्न दिया गया है, यानी पुस्तकीय शब्द का प्रत्यय बताना है। तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, की है, या है, ई है, ये ई है। अब सबसे पहले बात, तो प्रत्यय बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय यानी आप पहले लगता है, प्रत्यय पहले लगता है या उपसर्ग पहले लगता है, ये भी आपको पता लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो यानी प्रत्यय होता है वो दोस्तों यानी कि लास्ट में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो पहले लग जाता है। अब पुस्तकीय यानी कि अब आपको पुस्तकीय यानी इसमें देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई, की और ई, तो इसमें से कौन आपको लग रहा है, ऑप्शन सी लग रहा है दोस्तों, ई, यानी कि पुस्तकी, यही प्रत्यय हो जाएगा। अब फिर इसके बाद वाक्य में त्रुटि में भाग का चयन कीजिए और कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी को भाग चिन्हित कीजिए। पहले हम पढ़ते हैं। अनेक अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा भाषा शास्त्रियों का सहयोग मिला, कोई त्रुटि नहीं। अब इनमें से आपको बताना है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, तो दोस्तों इसमें से जो आपको थोड़ा सा मिस्टेक लगा होगा जो दोस्तों, वो कौन सा वर्ड लिखा होगा। अब इसमें से क्या लिखा है, इसमें से लिखा है अनेक अध्यापकों, ये नहीं होना चाहिए, अनेक वर्ड होना चाहिए, अध्यापकों नहीं होता है, अध्यापक होता है। अनेक अध्यापक ये वर्ड होना चाहिए, को नहीं होना चाहिए, बस बाकी वर्ड पूरा सही है आपका। 70 नंबर प्रश्न आता है, और 70 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, यानी कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि और दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से दोस्तों प्रेमचंद द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई, तो दोस्तों ऑप्शन डी ही सही है। मैंने पहले ही ध्रुव स्वामिनी लगा दिया, दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा। ध्रुव स्वामिनी दोस्तों ये यानी कि दोस्तों जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। बाकी जो कायाकल्प है, रंगभूमि है और दोस्तों कर्मभूमि, ये सारी आती हैं दोस्तों प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। अब इसके बाद 71 नंबर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि अष्टछाप कवि है। तो अष्टछाप कवि कौन सा है, मीराबाई, सूरदास, रसखान या विद्यापति, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, यानी कि 71 नंबर में, तो दोस्तों इसमें से दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों कौन, यानी कि अष्टछाया में जो आते थे दोस्तों वो सूरदास जी हमारे आ जाते थे, जो कि दोस्तों इसका जो दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, इसमें से नेक्स्ट अब दोस्तों सूरदास की और भी जो कृतियाँ हैं उनमें देख लीजिए। तो इसमें से दोस्तों कृष्णदास आ जाता है, सूरदास आ जाता है, परमानंद दास आ जाते हैं, गोविंद स्वामी आ जाते हैं। इनमें से दोस्तों ये क्या है, अष्ट छाया काल के दोस्तों, यानी कि ये भक्ति काली के कवि थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यानी कि 72 नंबर, वह बहुत मधुर गाता है, इनमें से प्राविशेषण शब्द का चयन कीजिए। प्राविशेषण आपको बताना है, यानी वह बहुत मधुर गाता है, तो इसमें से दोस्तों मधुर गाता है यानी कौन गाता है ये भी आपको पता लगा। तो इसमें से वह बहुत मधुर गाता, इनमें से आपको कौन सा वर्ड लग रहा है, तो इसमें से दोस्तों कितना गा, प्राविशेषण की खासियत बहुत, उसकी क्वालिटी यानी कि कितना गाता है। प्राविशेषण मतलब कि वो दोस्तों वो बहुत, जो इसमें से बहुत वर्ड है वो प्राविशेषण है, क्योंकि दोस्तों ये मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है। जो मधुर होता है वो विशेषता की विशेषता बताता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, 73 नंबर आता है। इसमें 73 है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारती हरिश्चंद्र को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों किस इसका कौन सा सही होगा, तो दोस्तों जो नाम इसमें से जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों जो मिला है यानी कि 73 नंबर में, वो दोस्तों नामवर सिंह को मिला था, और ये दोस्तों 1971 में मिला था। और कौन सी कविता के नए प्रतिमान के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा की गई रचनाओं के लिए दोस्तों प्रदान किया जाता है, ये मिलता है। फिर इसके बाद आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य के लिए दोस्तों दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, याद रखिएगा। और यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल है, जिसमें से दोस्तों 22 भाषाओं के दोस्तों दिया जाता है, यानी 8वीं सूची की दोस्तों सभी भाषाओं के लिए 22 भाषा शामिल तो उसमें दिया जाता है। और दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी याद रख लीजिए आप। फिर इसके बाद क्या आता है, 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों इसमें से जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वह क्या कहलाता, दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई। तो दोस्तों जिसमें से दोस्तों कौन सी 16 मात्राएं होती हैं, तो वो दोस्तों कौन सा होता है, वो चौपाई होती है।
जी हाँ दोस्तों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें से 4 चरण में, प्रत्येक चरण में दोस्तों 16 मात्राएं, याद रखिएगा। जिसमें से 4 चरण होती हैं और प्रत्येक उसमें से 100 यानी कि 4 चरण होते हैं और दोस्तों सब में 16 मात्राएं होती हैं। जो चरण के अंत में दोस्तों दीर्घ है, दीर्घ मतलब गुरु के बाद ह्रस्व लघु आना अनिवार्य होता है, वो दोस्तों आना वर्जित होता है। तो याद रखिएगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो। बीच में मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं किया क्योंकि आपको दोस्तों डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आपको दोस्तों कुछ सीखने को मिला हो। ये काफ़ी एक्सप्लेन किया दोस्तों, अदर वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने इसमें काफ़ी एक्सप्लेन किया। और भी दोस्तों वीडियो आएंगे तो इसमें से दोस्तों आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि दोस्तों इतने समय जितने भी यूपी के एग्जाम लगे मैं उनकी सारे वीडियो ऑलरेडी बना के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डाल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।